नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 को टारगेट करके जो आपकी ये सीरीज चल रही है अचूक वार सीरीज, इसका सेट नंबर 10 आज मैं लेके उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सके और लाभ ले सकें। आइए हम चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला पे, जिसमें पहला प्रश्न आ गया आपका गृह कार्य वाला, जो हमने पिछली क्लास में गृह कार्य दिया था। उसका उत्तर आप लोग बताइएगा। किसी का उत्तर कमेंट बॉक्स में नहीं आया है। लिखा क्या गया है? विशेष प्रश्न। क्या है भैया? विशेष प्रश्न। और विशेष प्रश्न है आधे अधूरे किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? क्या कविता है, या कहानी है, या नाटक है, या उपन्यास है? बताइएगा। पिछली क्लास में आपने कमेंट करके उत्तर नहीं दिया था, तो आज ही दे दीजिए। तो भैया आप लोगों को बताएं, ये क्या है? ये नाटक है। और नाटक किसका है? ये मोहन राकेश का एक नाटक है। मोहन राकेश, क्या नाम है विद्वान का? मोहन राकेश। नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश का ये नाटक है आधे अधूरे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका आ जाता है, जो कि आपके पेट वाले एग्जाम की आत्मा है। और प्रश्न है आपका पहला गद्यांश आ गया। और लिखा क्या गया है? लिखा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका प्रश्न हो गया। ये आपका प्रश्न हो गया। और प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या गया है? लिखा है ईर्ष्या में प्रयत्नोत्पादनी शक्ति बहुत कम होती है, उसमें वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि से होता है, क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आश्रय से उसकी उत्पत्ति होती है। जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के हेतु प्रयत्न करना तो दूर, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक अपने मन में नहीं ला सकते, तभी हम हार कर दूसरे की स्थिति की ओर बार बार देखते हैं और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति ऐसी ना होती तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी रहने पर भी बुरी प्रतीत ना होती। यहाँ तक बातें हम पहुँच चुके हैं। बुरी स्थिति में भी सापेक्षता को संतोष लाभ का प्रयत्न करना आलस्य और नैराश्य नहीं तो और क्या है? फिर आगे लिखा गया, जो वस्तु उज्जवल नहीं है उसे मैली वस्तु के पास रखकर उसकी उज्ज्वलता का भ्रम पालन मूर्खता है। फिर आगे है, जो व्यक्ति अपनी उन्नति में निरंतर प्रयत्नशील रहता है उसे ना तो नैराश्य होता है और ना दूसरों की स्थिति से मिलान करने की फुर्सत। बात यहाँ तक समझ में आई। फिर ईर्ष्या की सर्वोत्तम औषधि है उद्योग और आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उस पर से अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अनंतता से लाभ उठाना चाहिए। ये बताओ, ये सारी पंक्तियां मैंने आपके समक्ष पढ़ा और पढ़ने से आपको क्या लगा कि किसके बारे में ये बातें पूछी गई? तो भैया ये बताइए, पहले तो इसका शीर्षक बताने का प्रयास कीजिए। इस प्रस्तुत पंक्ति का शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और देख क्या पा रहे हैं ये बताइएगा, कि यहाँ पर ईर्ष्या के बारे में बातें शुरू की गई और ईर्ष्या से होने वाले हानि की बातें की जा रही हैं। तो आप इसका शीर्षक सामान्य स्थिति में ईर्ष्या दे सकते हो कि नहीं? ईर्ष्या इसका उचित शीर्षक हो सकता है कि नहीं? कमेंट में बताइए। अगर मन में और कोई शीर्षक चल रहा हो तब भी बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने गद्यांश का सही उत्तर नहीं बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। एकदम सरल है। और देखिएगा, ये प्रश्न आपका आ गया भैया, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। लिखा है
प्रयत्नोपादनी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, अब ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, स्टार लगा हुआ है, तब भी आप बता देंगे कि क्या है भैया, विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण होगा। क्यों होगा? आप ध्यान दीजिए, मैं चलता हूँ पिछले, यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे लिखा क्या गया, लिखा क्या गया भैया, लिखा गया है यहाँ पे कि ईर्ष्या में प्रयत्नोपादनी शक्ति बहुत कम होती है। ये शक्ति की विशेषता इस शब्द से बताई गई। प्रयत्नोपादनी शब्द से शक्ति की विशेषता को बताया गया है, इसलिए यह शब्द क्या है? विशेषण है। संज्ञा अगर होता तो अकेले होता है, इसका किसी के साथ जुड़ाव नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपका आ जाता है भैया, ईर्ष्या की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? लिखा क्या गया? ईर्ष्या की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? क्या क्रोधाधिक्य है, या आलस्य और नैराश्य है, या पुरुषार्थ है, या आलस्य से दूरी है? अब इसके लिए हमें तो पैराग्राफ पे भी नहीं जाना पड़ेगा। अब क्रोधाधिक्य से कोई मतलब नहीं, माने कि क्रोध की अधिकता से ईर्ष्या होती है? नहीं, ये कोई फैक्ट नहीं है। आलस्य और नैराश्य, यही तो बातें आपकी पंक्ति में कही गई, यही तो बातें आपके पंक्ति में कही गई। क्या भैया? आलस्य और नैराश्य। अब देखिएगा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से कहाँ ईर्ष्या होती है? आलस्य से दूरी। अगर आलस्य से दूरी बना लोगे तो आप काम करने लगोगे, आप किसी से ईर्ष्या क्यों करोगे? है ना? ये बातें हो गई, समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ गया, दूसरों से ईर्ष्या का भाव कब पैदा होता है? कब पैदा होता है? अपने आप को ही कर्ता बना लो, पंक्ति पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे भैया पंक्ति भले दी रहती है, एग्जामिनर सोचता है आपका समय ज़्यादा लगे और आप कम प्रश्नों तक पहुंच पाओ, इसलिए बड़ा सा पैराग्राफ दे देता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर आप विकल्प पढ़ के ही दे सकते हो। जब व्यक्ति आलस्य और नैराश्य से घिर जाता है, जब प्रयत्न पूर्वक अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है, जब व्यक्ति क्रोधाधिक्य की स्थिति में रहता है, जब मन स्थिति विचलित रहती है। अब बताओ कब होगा? दूसरों से ईर्ष्या का भाव कब पैदा होता है? जल्दी से बता दीजिए क्या होता है भैया? अरे भैया जब प्रयत्न पूर्वक, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे दूसरों से ईर्ष्या का भाव कब पैदा होता है? जब व्यक्ति आलस्य और नैराश्य से घिर जाता है। जब व्यक्ति आलस्य और नैराश्य से घिर जाएगा तभी तो ईर्ष्या होगी। जैसे आप लोग खुद सोचिए कि कोई काम आपको करना है, आपके पास संसाधन नहीं है, या आलसी प्रवृत्ति के हैं। पढ़ाई को ही ले लीजिए, पढ़ने के बारे में सोचते हैं लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं करते, और जो पढ़कर नौकरी पा जाता है, आगे बढ़ जाता है, उससे आप ईर्ष्या ही तो करोगे और कुछ कहाँ कर पाओगे। तो आपका ए विकल्प सही है। चले आगे बढ़े, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगला प्रश्न आ गया भैया, नैराश्य को दूर करने का उपाय क्या है? नैराश्य भैया निराशा, नैराश्य का मतलब होता है निराशा। क्या होगा? दूसरों की प्रगति में संतोष करना। क्या इससे निराशा दूर होगी? अपनी उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करना। क्या ईर्ष्या का त्याग, या पारस्परिक मैत्री भाव? अब बताओ क्या होगा? नैराश्य को दूर करने का उपाय क्या है? अगर निराशा दूर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा अपनी उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा। तभी तो जब हम अपने कामों में व्यस्त रहेंगे तो काहे की ईर्ष्या आएगी? क्यों हम दूसरों से जलन करेंगे? कोई मतलब ही नहीं निकलता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आइए शुरुआत करते हैं दूसरे गद्यांश से। लिखा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है आपका? जल्दी से मेरे साथ बने रहिए और पढ़िएगा, बोलिएगा। लिखा क्या गया है? यहाँ पे लिखा गया है भैया, लिखा गया है, गद्यांश को ध्यान दीजिएगा। और गद्यांश आपका लिखा है, छोटा है। आधुनिक काल में क्या लिखा गया? आधुनिक काल में नई चेतना के आने से रूढ़ियों में आबद्ध समाज में नारी की स्थिति में धीरे धीरे सीधा
सुधार हो रहा है। फिर है नारी की स्थिति में परिवर्तन उसके शिक्षा की और बढ़ते कदमों के कारण है। बहुत बढ़िया। जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक स्वायत्तता की आवृत्ति जागृत होती है। रूढ़ियों को छोड़ना स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन सभी परंपराओं को छोड़ना निरंकुश समाज का निर्माण करना होगा। अब बताओ भैया क्या होगा। पहला प्रश्न आपका आ जाता है। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल में नारियों की स्थिति में सुधार हो रहा है। अब क्यों हो रहा है ये बताओ। वैश्विक दबाव के कारण, या आर्थिक प्रगति के कारण, या शिक्षित होने के कारण, या सरकारी अनुदान के कारण। बताओ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब आपकी पंक्ति में सीधे ही बातें क्या कही गई कि शिक्षित होने के कारण। क्यों भैया, शिक्षित होने के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया, समाज रूढ़ियों में बंधा था क्योंकि नई चेतना का अभाव था, बौद्धिक रूप से अक्षम था, समाज सहिष्णु था या चैतन्य नहीं था। जल्दी से बताइएगा क्या था भैया। नई चेतना का अभाव था। क्या था, नई चेतना का अभाव था। यही तो बातें आपकी पंक्तियों में कही गई हैं। नई चेतना का क्या था, अभाव था। जल्दी से मेरे साथ उत्तर देते चलिए। और अगला आ गया, रूढ़ियों को त्यागने से समाज स्वस्थ बनेगा, समाज का विकास होगा, स्त्री पुरुष में समानता आएगी और समाज निरंकुश होगा। बताओ रूढ़ियों को त्यागने से क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। रूढ़ियों को त्यागने से क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। क्या होगा भैया, समाज स्वस्थ बनेगा, सब में एक समानता आ जाएगी रूढ़ियां समाप्त होने के बाद। चलिए बाकी तो समाज का विकास होगा या स्त्री पुरुष में समानता आएगी, समाज निरंकुश होगा, ऐसे कोई बातें नहीं हैं। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपका 8वें नंबर का प्रश्न। बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बिल्कुल आपको हताश होने की या हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मन लगा के उत्तर दीजिए, कुछ आप परिवर्तन पाओगे भैया। लिखा गया है, लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब बताओ शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो आपको बताना है, 4 विकल्प आपके समक्ष रखे गए, चारों में से सही जोड़ना है। लिखा क्या गया है, वह एक महिला विद्वान थी। दूसरा विकल्प है वह एक विदुषी महिला थी। फिर तीसरा विकल्प है वह विदुषी महिला थी वह। फिर वह एक विद्वान महिला थी। अब चारों में से कौन सा सही होगा। आप लोगों के उत्तर भी आ रहे हैं भैया, आपका क्या होगा, बी वाला होगा, क्योंकि महिला के साथ विदुषी लगेगा। क्या लगेगा, विदुषी लगेगा, क्योंकि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी, और पुरुषों को विद्वान बोला जाएगा, महिलाओं को विदुषी बोला जाएगा। अब यहाँ पे अगर त्रुटि की बात करें, वह एक महिला विद्वान थी, क्रमबद्धता संबंधी भी अशुद्धि है। बोला क्या जाता, वह एक विदुषी महिला थी, जो आपके बी में किया गया, ये गलत तो है, बाकी बी वाला सही है। वह विदुषी महिला थी, इसमें क्या है, वह एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, इसलिए ये भी गलत है। वह एक विद्वान महिला थी, क्या लिखा गया भैया, वह एक विद्वान महिला थी। क्रमबद्धता तो सही कर दी गई, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया, बेमेल विशेषण का प्रयोग किया गया। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ गया आपका भैया, अगला है, निम्न में लिखा क्या गया, निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन करें। यानी कि नकारात्मक वाक्य का चयन करना है, जिसमें काम करने के लिए ना बोला गया हो उसका चयन करना है। क्या होगा भैया, सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है। यहाँ पे तो एक बातें बताई गई, क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ये बातें बताई गई। फिर अरे सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ये भी बोला गया। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। निषेधात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं बोला जाता है, ना किया जाता है, मना किया जाता है, मना किया जाता है, वह विद्यालय नहीं जाएगा, वह घर नहीं मिलेगा, ऐसी बातें बोली जाएंगी, तब आपका निषेधवाचक होगा। इसमें कोई भी
वाक्य निषेधवाचक नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है, भैया निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब बताओ, पहली बात तो जानो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, ये बात आप यहाँ पे कंठस्थ कीजिए। भैया प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश, लगने वाला भैया शब्दांश क्या होता है, वो प्रत्यय होता है। प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तदित प्रत्यय। जो क्रियार्थक शब्दों के अंत में लगते हैं उनको कृत प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगे उनको तदित कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा भैया, हम वार्षिक में ना जोड़े क्या क्रियार्थक शब्द बनेगा, नहीं बनेगा। तो तदित प्रत्यय का प्रयोग तो इसी में हुआ है। भिड़ंत, अंत प्रत्यय को हटाए ना लगाए तो भिड़ना एक क्रिया बन जाएगा। लड़ाई, आई प्रत्यय निकाले लड़ना एक क्रिया बन जाएगा। मिलाप में आप प्रत्यय निकाले मिलना एक क्रिया बन जाएगा। ये तीनों, इन दोनों में कौन सा प्रत्यय है, इन तीनों में कृत प्रत्यय है। क्या है भैया, कृत प्रत्यय है। क्लियर है, कृत प्रत्यय है, क्योंकि ये क्रियार्थक आ गया है। और प्रश्न में पूछा क्या है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। पहले बात तो ये जानिए निपात कहते किसे हैं। अरे ऐसे अब्बे जो वाक्य में शब्दों के साथ लगकर उस वाक्य के अर्थ में निश्चितता ला देते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, निपात। तो यहाँ पे 3 विकल्पों में निपात का प्रयोग किया गया है। इकलौता कोई विकल्प है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं किया गया। पहला विकल्प है राम तो आज जाएगा, तो यहाँ पे तो आपका निपात है। फिर रानी कल ही चली गई, रानी कल ही चली गई, यहाँ पे ही क्या है, निपात है। वह भी उसके साथ जाएगा, यहाँ पे क्या है, भी है, यहाँ पे निपात है। फिर चौथे विकल्प में मुझे एक गिलास पानी चाहिए, यहाँ पे कोई निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। आपका डी विकल्प एकदम सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आ गया, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। वाच्य का मतलब ये होता है, वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कहे गए कथन या लिखे गए वाक्य में किसकी प्रधानता है। तो यहाँ पे लिखा गया पहला विकल्प श्याम पुस्तक पढ़ेगा, फिर दूसरा विकल्प है श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, तीसरा विकल्प है श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, चौथा विकल्प है श्याम ने पुस्तक पढ़ी। तो आप जानिएगा जिसमें कर्ता के अलावा कर्म को प्रधानता दी जाती है, कर्म वहाँ पे मुख्य होता है, वहाँ पे आपका कर्मवाच्य होता है। और इसकी एक पहचान है कि द्वारा या के द्वारा उस प्रकार के वाक्यों में अवश्य लगा होता है, तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। कहने का आशय ये कि 3 में संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया, एक में किसी एक वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया। पहला विकल्प है मेरे हाथ से गिलास गिरा और टूट गया। गिरना भी क्रिया, टूटना भी क्रिया, एक से अधिक क्रिया तो मिल रही, और गया भी क्रिया है। फिर मैं अपने घर में रहूँगा, यहाँ पे तो एक ही क्रियार्थक शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ पे एक ही क्रियार्थक शब्द का प्रयोग किया गया। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सी वाला चेक कर लेते हैं, स्वस्थ होना है, एक से अधिक क्रिया आई। फिर तो तुमको दवा पीनी पड़ेगी, पीना भी क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है, क्योंकि अंत वाले प्रत्यय को हटाएंगे, ना प्रत्यय लगाएंगे, क्रियार्थक रूप बनाएंगे। फिर लड़का प्रसन्न होकर चलता बना, यहाँ पे होना भी क्रिया, कर हटा देंगे होना क्रिया हो जाएगा, और ता हटा देंगे चलना क्रिया हो जाएगा। और बना, बनना आ प्रत्यय हटाएंगे, ना ले आके जोड़ेंगे, बनना और बनाना दोनों क्रियाएं होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, ठठेरा
ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। पहली बात तो ये बताइए ठठेरा कहते किसे हैं? जो बर्तन का काम करते हैं, बर्तन से संबंधित जो भी काम करते हैं, टूटे फूटे बर्तनों को बनाने का काम करते हैं, उनको ठठेरा कहा जाता है। और ठठेरा में इन प्रत्यय लगेगा, शब्द आपका बनेगा ठठेरिन। बाकी ठठेरी, ठठारी और ठठेरिनी ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं। सी वाला विकल्प आपका सही होगा और इन प्रत्यय लगेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन कीजिए। कहने का आशय ये कि मुहावरा लिखा गया है, चारों विकल्पों में से शुद्ध मुहावरा कौन सा है ये बताना है आपको। मुंह में पानी भर आना, मुंह में स्वाद भर आना, मुंह में लार भर आना, मुंह में थूक भर आना। तो चारों में से कौन सा सही होगा? मुंह में पानी भर आना। जैसे लालच बढ़ती है किसी खाद्य पदार्थ को देखकर, मुंह में पानी आता है, वही लालच को क्या कहते हैं? मुंह में पानी भर आना। ए वाला विकल्प आपका पूर्णतः सत्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया, एक प्रश्न ज़्यादा हो गया है, एक प्रश्न ज़्यादा हो गया है। लिखा क्या गया है, निम्न में से शुद्ध लोकोक्ति का चयन कीजिए। लोकोक्ति जो लोक में प्रचलित उक्ति होती है उसी को लोकोक्ति कहते हैं। अपनी टांग कटे तो कटे, दूसरों का सगुन तो बिगड़े। फिर अगला विकल्प है, अपनी जबान कटे तो कटे, दूसरों का सगुन तो बिगड़े। फिर है, अपनी गर्दन कटे तो कटे, दूसरों का सगुन तो बिगड़े। फिर डी विकल्प है, अपनी पेट कटे तो कटे, दूसरों का सगुन तो बिगड़े। अब बताइए कौन सी लोकोक्ति है जो वास्तव में प्रचलित है, जिसमें प्रयोग किए गए शब्द सही हैं? ये आपका कौन सा विकल्प होगा? सी वाला भैया, सी वाला विकल्प आपका होगा जो एकदम सही होगा। आपका सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपका प्रश्न आया है गृह कार्य वाला, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कल। विशेष प्रश्न, अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति प्रसिद्ध है। चार विकल्प हैं, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे ही रह गए। फिर है, छटाक चून चौबारे रसोई। फिर है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। फिर चोर चोर मौसेरे भाई। और आप लोगों से निवेदन है कि चार के चारों विकल्पों का वाक्य प्रयोग करके अर्थ बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मिलते हैं हम अगली क्लास में और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।